So very good morning to everyone. So let's start with the topic. हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी की बातें कर रहे थे और कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे और देनी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन मैं कल थर्मोडायनेमिक्स की शीट देख रहा था तो मैं इंश्योर करना चाहता हूँ, मुझे 3 या 4 क्वेश्चन अपनी शीट के बहुत अच्छे लगे जो प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, कुछ नए नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। तो मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई किए हैं और अगर नहीं किए तो जरूर ट्राई करो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये मैं कर रहा हूं बात थर्मो पार्ट 2 की, थर्मो पार्ट 2 की एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 का एक वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड किया था। 40 मिनट्स का एक वीडियो सोल्यूशन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑलरेडी मैंने एक शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे 12 और 13 का। अगर आप में से किसी का वो क्वेश्चन हो गया हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो जरूर आप उससे देख सकते हो, क्योंकि मुझे कल आप ही के बैच में किसी ने क्वेश्चन नंबर 12 एज ए डाउट भेजा, पर मुझे उस बच्चे ने साथ के साथ अपना सोल्यूशन भेजा था, जिसको देख के मुझे लिटरली आई वाज वेरी हैप्पी कि बच्चे ने बहुत अच्छे से सोच के क्वेश्चन किया। 10, 11, 12 और 13 थर्मो पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में। अगर बाय चांस इसमें दिक्कत आई, पहले कोशिश करना खुद से हो जाए, क्योंकि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स का है तो क्रेडिट आपका होना चाहिए, मेरा नहीं। तो 12th और 13th क्वेश्चन का सोल्यूशन थर्मो की वॉच लिस्ट में एक मैंने 40 मिनट्स की क्लिपिंग शेयर की थी पर्टिकुलरली फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट्स नॉट वेरी टफ, हो जाएगा, आसान है। फिर भी बाय चांस अगर ना हुआ, नहीं किया तो उसे जरूर ध्यान देना। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, थर्मोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए आपको, इसको इग्नोर नहीं करना। बस मुझे आपको ये याद दिलाना कि ये वाले क्वेश्चन जरूर आपको देखने या करने हैं। और अगर आपने कर लिए हैं, मुझे अभी तक खैर ऐसा स्टूडेंट नहीं दिखा जिसने कहा कि सर मैंने कर लिए हैं और मेरे से हो गए, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर किसी से हो गए तो इट्स वर्थ टू बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, अगर आपने कर लिया और हो गए आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स की बात हो रही है, ल्यूसीफर थर्मोडायनामिक्स की बात हो रही है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हो। वरदान सेड यस, ओके, लूसीफर सेड यस। मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे बच्चे बहुत ऑनेस्ट हैं, वो जस्ट इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे। उदय दुबे वेरी वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। संदीप यस, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आ रहे हैं मेरे पास आंसर, 3 या 4 5 बच्चों का अफुआ सुन के बहुत राहत मिली। 12th क्वेश्चन नंबर 12 के लिए थर्मो पार्ट 2 की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफ वाला, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया ओपोफोन, वेरी गुड। नहीं हो पाया संदीप, ट्राई करो, आज ट्राई करो और कहीं किसी सोर्स से नहीं देखना, खुद कोशिश करनी है। विकास पुनिया मेरा हो गया, वेरी गुड, शाबाश।
युवराज ने कहा कि मैंने ही भेजा था. ओके युवराज, बट योर एफर्ट वाज रियली अप्रिशिएबल बेटा. आई मस्ट से लाइक आई वाज वेरी फीलिंग ग्रेट. हस्तार, ओके गुड. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. लूसीफर, अतुल हो गया. ओके गुड. सुधांशु ट्राई करो. क्वेश्चन इजी है, वो टफ नहीं है. क्वेश्चन ये तीनों टफ नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं पर टफ नहीं है. लूसीफर तूने 11 13 अगर कर लिए तो 12 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 12 तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं उसके सामने. प्रिंस सेड कल ट्राई करके बता दूंगा. ठीक है, कल नहीं प्रिंस, मुझे आज के आज चाहिए. नहीं ट्राई किया तो आज के आज. आयुष तूने ट्राई कर लिए. आयुष गोयल, आयुष सेइंग कि आज कर लूंगा. ठीक है, आयुष गोयल सेड वेयर इज दैट. आयुष टेक्स्ट मी द स्टेटस 11 12 13 एक्सरसाइज 3 पार्ट थर्मो पार्ट 2. सुधांशु आज ट्राई कर लूंगा. ओके गुड. और सुनो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 थर्मो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है. वरदान ने बोला सर थर्मो पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में. थर्मो पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए. अरे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 14. एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है. 2 वाटर gives H3O plus OH माइनस, और इसके लिए डेल्टा जी नॉट पूछा है एट 298 केल्विन विच इज माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ K. और ये क्वेश्चन में K मिसिंग है. जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन महा लड्डू लगेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो K वैल्यू है 10⁻⁻14 लीडिंग, इसे 10⁻⁻14 देके डेल्टा जी नॉट निकालना है. और ये क्वेश्चन में यहाँ के मेंशन नहीं है. कोई बात नहीं, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेते आपको ये समझ आ जाना था अपने. ओके, गोइंग टू स्टार्ट विद द करंट टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ऐसा नहीं है कि मैं शीट इग्नोर करता हूं. इनफैक्ट कुछ बच्चे तो डेली के डेली डीपीपी वाले डाउट्स भी लेते हैं, और कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप डीपीपी उनके रेगुलर चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कि मैं भले ही कहीं भी डिस्कशन नहीं कर रहा. ओके प्रिंस, तूने जो कहा ना कि मैं डीपीपी नहीं कर पाता हूँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं तुम्हारी ही क्लास के, और दे आर वेरी रेगुलर इन डूइंग डीपीपी और डाउट्स भी लेते हैं. चलो अभी मेरे को कल कुछ बच्चों ने ये कंसर्न दिखाया था कि सर केवीपीवाई वगैरह के लिए थर्मोडायनामिक्स. मैं तो कहूंगा केवीपीवाई के लिए या ओलंपियाड के लिए जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री से, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, गैसेस, उनकी पूरी शीट कर जाओ. एपीएसपी इंक्लूड करके एपीएसपी भी कर जाओ. उसके डाउट्स लो, हमेशा लो, कभी भी लो, लेकिन पूरी पूरी शीट कर जाओगे ना थर्मो की. और वैसे भी 11th में चांस होता है सब कुछ करने का, 12th में कहाँ टाइम मिल पाता बच्चों को. तो 11th में अगर आपके पास टाइम हो थर्मो की पूरी शीट कर दो. कहीं से आपका क्वेश्चन पेपर इधर से उधर बाहर से नहीं आने वाला, सब कुछ शीट में से हो. ओके मेघ, यू आर कनेक्टेड टू मी ना? यस सर. ओके, कल एक टर्म थी हीट ऑफ एटमाइजेशन. मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा क्लैरिटी के साथ और देना चाहता हूं.
बस इतना बताना है मुझे, हीट ऑफ एटमाइजेशन एक बहुत बड़ी टर्म है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूँ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नॉट ऑलवेज, मैं तो कहूंगा ऑलवेज है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, क्योंकि every process, every definition of enthalpy can be written like in that can be expressed in terms of a reaction. अच्छा, क्या मैं एंथैल्पी ऑफ ए कंबस्शन ऑफ ए सब्सटेंस को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूँ? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज, क्योंकि जब भी आप किसी का कंबस्शन कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और मैंने ये लिया डायमंड, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिख लिया, 395.5 किलो जूल। क्या मैं इस डाटा के आधार पर ये बोल सकता हूँ मैंने आपके सामने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बताई? इज इट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? लूसीफर, डोंट मेक मिस्टेक। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज मैंने कार्बन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिया। क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड कह सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड कह सकता हूँ अगर मैं 1 बार प्रेशर और 30 डिग्री पे रिएक्शन करूं? यस, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब 1 बार प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर रिएक्शन को करवाना। तो मुझे एक बात बताओ, विच इज जनरल टर्म? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? विच इज जनरल टर्म? इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज ए वेरी जनरल टर्म। तो ठीक इसी तरह ना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी एक जनरल टर्म। अच्छा, क्या किसी का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो सकता है? क्या किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या किसी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसी के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हो सकता है? हो सकता है। तो इसी तरह एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विच इज ए जनरल टर्म, नॉट ऑलवेज ट्रू शुभम, आई अग्री। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो ही गया, ये तो हमेशा ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए सब्सटेंस। अच्छा, हाँ मैं समझ गया शुरू किस कंटेक्स्ट में क्या है। मान लो कि हमने मीथेन से CO2 बनाई, तो इसे तो आप सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन कह सकते हो। आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 थोड़े ना कह सकते हो, शायद इसीलिए शुभम कह रहा है ना। बट मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे आपसे ये कंफर्म करना है कि क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में से जनरल टर्म कौन सी है? जनरल टर्म, मोस्ट जनरल टर्म एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना। अब आगे सुनो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन इट बी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर ए सब्सटेंस? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
Can it be enthalpy of combustion of a substance? Yes. But of course not always true. But yes, it can be. तो ठीक इसी तरह जो मैं कल कह रहा था, किसी के केस में हीट ऑफ सब्लिमेशन, किसी के केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन हो सकता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन को सिर्फ डिफाइन कैसे किया गया? इफ यू हैव 1 मोल सब्सटेंस in a molecular form, convert it into atom. कहने का ये मतलब है, अगर किसी, इनफैक्ट मुझे मॉलिक्यूलर लिख के मैंने डाउट डाल दिया, बस कोई 1 मोल सब्सटेंस है जिसमें खूब सारे एटम कनेक्टेड है, खूब सारे एटम कनेक्टेड है। जब मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर वर्ड लिख दिया ना, तो आपकी नजरों में ऐसा हो गया, O2, SA, P4, ओजोन। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोडियम की एटॉमिसिटी 1 है, तो इसका क्या मतलब है? सोडियम के मॉलिक्यूल में एक एटम है, कार्बन के मॉलिक्यूल में एक एटम है, एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल में एक एटम है। क्या डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे माइक से? कुछ बच्चे बता रहे हैं। हाँ सर, मैं बोलने ही वाला था, आप टॉपिक खत्म ओके 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 ठीक है, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ दोबारा। शायद सर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए वो। हाँ क्या कह रहे हो? वो शायद रब हो रहा होगा इसलिए। अच्छा अब ठीक है? यस सर। ओके वो जब आप मूवमेंट करते हो तो थोड़ा समझ गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को इससे मतलब है कि एटम्स शुड बी सेपरेटेड। अब सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक क्रिस्टल, और क्रिस्टल्स की कोई एटॉमिसिटी नहीं होती। आपको याद है मेटालिक बॉन्ड को पढ़ाते वक्त मैंने 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाए थे, क्रिस्टल लैटिस के बारे में ड्रॉ करके दिखाया था, कुछ ऐसा। सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम, सपोज ये सोडियम एटम है, तो सोडियम के क्रिस्टल में खूब सारे एटम है, उसके लिए कोई फिक्स्ड एटॉमिसिटी नहीं है। पर अगर मुझे सोडियम सोडियम एटम को सेपरेट करना हो ताकि ये आपस में इनके बीच की जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, इंटर एटॉमिक बॉन्ड खत्म हो जाए, तो अल्टीमेटली इसका कनेक्शन, हीट ऑफ एटमाइजेशन का कनेक्शन 2 एटम्स को सेपरेट करने से है, उनके बीच के बॉन्ड तोड़ने से है। इसलिए जब आप कभी किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, है तो ये भी एलिमेंट है, पर वो एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में हो, जिसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है। ये नहीं कि उसकी एटॉमिसिटी 1 है, एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है। ऐसे केस में आप सोडियम को एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि एटम्स को सेपरेट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करोगे, और क्योंकि डेफिनेशन ये है कि जब बॉन्ड ब्रेक करके एटम फॉर्म में लाना है, इट शुड बी गैस, तो ऑटोमेटिकली फॉर सच केसेस NaSAl, automatically this process becomes sublimation, but at the same time it is enthalpy of atomization. अगर मैंने यहां कार्बन ले लिया, डायमंड ले लिया, डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। अगर कोई कहे कि डायमंड का 1 मोल ले लिया, मैंने 1 मोल डायमंड ले लिया,
एक मोल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एवोगेड्रो कार्बन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। अगर मुझे एवोगेड्रो डायमंड एटम्स को अलग करना हो, गैस फेज में अलग करना है, तो अलग करके अगर मुझे उन्हें एवोगेड्रो नंबर ऑफ कार्बन गैसियस एटम में लाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह दूं या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह दूं, मैं बेसिकली उनके बॉन्ड ब्रेक ही कर रहा हूं। तो उनके लिए ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है। अगर मुझे S8 के क्राउन स्ट्रक्चर से 1 मोल S8 के क्राउन स्ट्रक्चर से विच इज सॉलिड, मुझे सारे के सारे सल्फर एटम गैस फेज में भेज रही हूं, इनको अलग करना है पर मुझे गैस फॉर्म में भेजना है, तो मुझे बॉन्ड ब्रेक ही करने पड़ेंगे। ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि मैं एटम्स बना रहा हूं, लेकिन साथ के साथ ये इसका सब्लिमेशन भी है। तो किसी किसी के केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पर अगर कोई केस में मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक लाइक O2, N2, O2, N2, इनका एक एक मोल है। एक एक मोल में O2 गैस, N2 गैस, इसे डिसोसिएट करके मैंने 2 एटम बना दिए। इसे डिसोसिएट कर दे मैंने नाइट्रोजन के 2 एटम बना दिए। यूं कह लूं 1 मोल सब्सटेंस से मैंने 2 मोल एटम बनाए। 1 मोल सब्सटेंस से 2 मोल एटम बनाए। यहां भी एटमाइजेशन हुई है क्योंकि मैंने एटम बनाए। पर यहां के केस में मेरी ये डेफिनेशन फिट बैठ रही थी, यू हैव 1 मोल बॉन्ड इन द गैस फेज, 1 mole bond in the gas phase and converted into atom in the gas phase। तो यहां की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बन गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बॉन्ड ब्रेक यहां नहीं करने पड़ रहे हैं, पर ये सब्सटेंस अभी सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड से मुझे अगर मैं गैस में लेके आ रहा हूं, भले मैं बॉन्ड डिसोसिएट कर रहा हूं, बॉन्ड अलग कर रहा हूं, पर मैं इस प्रोसेस में ये नहीं कह सकता कि मैं बॉन्ड, जो भी यहां का डेल्टा H है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ S8 नहीं कह सकता। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में ये कंडीशन लगी हुई है 1 मोल सब्सटेंस गैस फेज में हो और वो भी उसमें डाई एटॉमिक बॉन्ड हो। डाई एटॉमिक बॉन्ड 1 मोल सब्सटेंस में 2 एटम ही दिखने चाहिए, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ही हो। डाई एटॉमिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसे एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब की बार इनके केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर हुआ पड़ा है। इनके केस में इनका सब्लिमेशन एनर्जी ही इनका एटमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली एक बहुत जनरल टर्म है जो इस प्रकार के सॉलिड्स के लिए तो उसकी सब्लिमेशन मानी जाती है, इस प्रकार के डाई एटॉमिक केस के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर बोल दी जाती है। अगर कोई कह देना कि इसके लिए आप इसे क्या बोल रहे हो, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, आपने मॉलिक्यूल से एटम बनाया, पर इस 1 मोल सब्सटेंस में ये जो सल्फर है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या S8 को S8 से अलग भी करना पड़ेगा पहले? लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहीं काउंट नहीं की। ऐसे केसेस में आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सीधा इतना बोलोगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो तभी बोलना है जब S
8 गैस से 8s गैस बना रहे हो ना, अगर कोई कह दे इस प्रोसेस और इस प्रोसेस में क्या फर्क है, S8 सॉलिड से 8s गैस बनाना, S8 गैस से 8s गैस बनाना, तो आप ये कहोगे पहले S8 सॉलिड से S8 गैस बनाओ, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर S8 गैस से 8s गैस पे जाओ, और इस प्रोसेस में आपने 1 मोल सब्सटेंस में, विच इज नॉट डाइएटॉमिक, 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी बॉन्ड ब्रेक किए, 8 सल्फर के बॉन्ड ब्रेक किए, उन 8 सल्फर की टोटल बॉन्ड एनर्जी इंटू 8, क्योंकि यहां पे 8 सल्फर 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 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सल्फर सल्फर बॉन्ड ब्रेक किए। मैं कहूंगा इस प्रोसेस में डेल्टा एच 8 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर सल्फर है। मैं कहूंगा दिस प्लस दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फ्रॉम हियर टू हियर। Enthalpy of atomization is enthalpy of sublimation in case of the substances like this. Enthalpy of sublimation is enthalpy of atomization is enthalpy of bond dissociation. In case of this, when you have 1 mole substance but it has more than 1 bond, it has many number of bonds within it, but defined number of bonds, not undefined number of bonds. It has some definite number of atoms in one molecule. तो S8 सॉलिड से एसिड गैस बनाना, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, क्योंकि मॉलिक्यूल अभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म में, एटम नहीं बना, पर गैस से 8s गैस पे जाना, इसमें आपको सल्फर के अंदर 8 बॉन्ड ब्रेक करने पड़े। तो एक सल्फर सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ SS, उसका 8 टाइम्स कर दो और इस स्टेप पर इस स्टेप को ऐड कर दो, तब आप बोलोगे S8 सॉलिड से 8s गैस पे आए, वो बनेगा। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपने आप में एक जनरल टर्म है, जिसके एक स्पेशल केस बन गया सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, जिनकी एटॉमिसिटी नॉट डिफाइंड है, उनके लिए तो उनका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ही मानी जाएगी। जो मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक, उनके केस में तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आए, पर अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड है, उसके केस में उसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जीज का टोटल मिला के यहां से यहां तक उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगा। ये बात मुझे बतानी थी आप। ओके, अब किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो रेज योर हैंड। सुधांशु। सर अगर ये जो आपने सल्फर का एग्जांपल लिया सर, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते मतलब एटमाइजेशन? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कुछ प्रोसेसेस के लिए आप डायरेक्ट वाले वैल्यूज निकाल ही नहीं सकते, आपको इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ता है। ठीक है सर। प्रशांत। प्रशांत। हाँ बेटे। सर इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव हो गया तब ना? यहां से यहां एंट्रोपी पॉजिटिव हुई। यस, यहाँ से अब 8 तक। यहां से यहां मॉलिक्यूल तोड़ के तुमने एटम बना दी, एंट्रोपी बढ़ गई। यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ पुलक। हमने कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से उसको गैस बनाया, फिर कार्बन और वो ऑक्सीजन, सब्लिमेशन है। फिर उसके बाद गैस से हमने वो बनाए कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स, वो कैसे करेंगे? ऐसा करना ना, इस पे आ रहा हूं। ओके सर। ऑन द वे। विकास पुनिया।
हेलो हाँ विकास। सर, हम ये सब्लिमेशन जब भी बोल सकते हैं ना, जब उसका गैस का मतलब किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज सॉलिड से ट्रांसफर हो। गैस का कन्वर्जन, फेज ट्रांजिशन, एग्जैक्टली फेज ट्रांजिशन होनी चाहिए, ये बात गैस बिल्कुल से ठीक गैस में बोली। नहीं बोल सकते सर हम? नहीं, गैस से गैस के लिए नहीं, सब्लिमेशन का मतलब ही ये है कि सॉलिड टू गैस। मतलब फेज ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, फेज चेंज होना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ सर। अब आ रहा हूं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी, लेट्स से यू हैव मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में अगर कोई मुझे ये कह देना बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज X किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड हो Y किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इज Z किलो जूल पर मोल। अब कोई ये कह दे अगर इसका 1 मोल सब्सटेंस गैस फेज में हो, कंडीशन है गैस फेज में, इसे ब्रेक करके इसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना है। इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी एटॉमिसिटी अब 1 तो नहीं है, लाइक S8 ही हो गया। जब S8 गैस फॉर्म में हो, उससे मैंने 8s एटम बनाए, तो इसी तरह मैंने एक मॉलिक्यूल को तोड़ के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बनाए। यहां भी मुझे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। इस प्रोसेस के दौरान जितना डेल्टा एच होगा वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इंटू 3, यानी कि X टाइम्स 3, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एवरेज CH के लिए X किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए 3x प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड विच इज Y प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH विच इज Z। तो अगर कोई कह दे इस प्रोसेस के लिए टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 3x प्लस Y प्लस Z। अब कोई ये कह दे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड टू 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट किया। मैंने सेम सब्सटेंस को सेम सब्सटेंस ही फिजिकल फॉर्म बदली, ओनली फॉर दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कोई ये कह दे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से 1 मोल कार्बन गैस प्लस 2 मोल ऑक्सीजन गैस एटम बना दे। इसका मतलब ये कि आपको एटम चाहिए गैस फॉर्म में, पर आपके सब्सटेंस की इनिशियल फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो बाय डिफॉल्ट अब क्या करना है? अब आप ये कहोगे कि भाई इस प्रोसेस को करवाते वक्त पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गैस फॉर्म में लेके गए, क्योंकि जब आपको एटम बनाने हैं ना, बॉन्ड ब्रेक करने, तो इनिशियल फिजिकल फॉर्म सब्सटेंस की गैस होनी चाहिए। अब मैं कहूंगा इस प्रोसेस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ CO2 लगी। अब जब CO2 गैस फॉर्म में आ गई, अब बॉन्ड ब्रेक करो। कितने बॉन्ड ब्रेक किए? 2 बॉन्ड ब्रेक किए। मैं कहूंगा यहां से अब यहां पे आना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 C डबल बॉन्ड इंटू 2, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ने। C डबल बॉन्ड तोड़ने की एवरेज बॉन्ड एनर्जी जितनी भी है इंटू डबल कर दो। अब आप इस नंबर और इस नंबर को ऐड करोगे तो आपको इस प्रोसेस का डेल्टा एच मिलेगा।
delta H of reaction is enthalpy of sublimation of CO2 plus bond energy of C डबल बॉन्ड होगा twice. I hope this is clear. पुलक, तेरे सवाल का आंसर। टुन्नू, टुन्नू माइक ठीक है ना तेरा? हेलो। हाँ टुन्नू, टुन्नू सर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हेलो, हम्म, और हाँ ये हाँ बोलो। हीट ऑफ एटमाइजेशन कब कब इक्वल होगा? ये सिर्फ तब इक्वल होगा जब तुम्हारा सब्सटेंस एलिमेंट हो जिसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड ना हो और वो सॉलिड फॉर्म में हो स्टैंडर्ड स्टेट में, लाइक कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, सोडियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, जिसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है। ओके। सैम M20। सर आपने वो एवरेज वाला बताया था, उसका क्या है फिर? दोबारा बोलना। वो बॉन्ड एनर्जीज का एवरेज, बॉन्ड हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग एनर्जी चीज बताए है, वो। उसका यूज कहीं नहीं करने वाले, वो तो एक डेफिनेशन, आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड एनर्जी, बस। पूरे हम चैप्टर में जब हम पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ना, हर जगह हम बॉन्ड एनर्जी यूज करेंगे। ओके। सर हाँ, वो गैसेस फेज में ही चाहिए क्या फिर इधर गैस फेज में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? बिल्कुल गैस फेज में होना चाहिए। जब भी आप बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन यूज करो, बॉन्ड ब्रेकिंग की बातें करो, तो रिएक्टेंट आपका गैस फेज में। अब देखो ध्यान से, अब इस पर जो न्यूमेरिकल हम करने वाले आज की क्लास में, जब भी थर्मोकेमिस्ट्री से कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में अगर आया तो या तो वो थर्मो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगा या बॉन्ड एंथैल्पी से आएगा। बॉन्ड एंथैल्पी में 3 तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो मैं आपको पहले बताने लगूं कि क्वेश्चन में करना क्या होगा। आपको मैं एक रिएक्शन दूंगा, ये रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 है, इससे कोई प्रोडक्ट बनाना है और मैंने इसकी फिजिकल स्टेट बोल दी, लेट्स से दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस। इनकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस डिफाइन कर दी और मैंने कहा कि भी इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पर मैंने अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो मेरे पास एक मेथड ये कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैं लिखूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट into its coefficient, let's say C beta alpha into C minus heat of formation of reactant 1, R1 को मैं लिख रहा हूं reactant 1 into alpha plus heat of formation of reactant 2 into beta। न्यूमेरिकल में आपको ये तीनों वैल्यूज नहीं दी होंगी और कोई एडिशनल डाटा भी नहीं दिया होगा कि जिससे आप इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सको। आपको कोई ऐसा डाटा नहीं दिया होगा कि इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सको थ्रू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, थ्रू सम अनदर एंथैल्पी। आपको मेयरली एक इंफॉर्मेशन दी होगी बॉन्ड एनर्जी की टर्म में। मान लो रिएक्टेंट के अंदर खूब सारे बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए बी एटम इज दिस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बिटवीन P and Q atom is this, bond energy of P and U atom is this, ऐसे वैल्यूज नहीं। उस केस में अब आप इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दिया गया। अब ऐसे केस में हम क्या अप्रोच लगाते हैं? हम ये अप्रोच लगाते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी रिएक्शन कैसे होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर उनके बॉन्ड ब्रेक हो
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो और इनको कन्वर्ट कर दो इनके एटम्स में इन द गैस फेज, यानी कि break every type of the bond between the two different atom or between the two same atom in your reactant one and convert it into atom. Break every type of the bond which exists between the two same atom or different atom in this reactant two and convert all of them into their atomic form. And then these atoms, they will start joining to form desired bonds to form a molecule in the product form. प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस जिस बॉन्ड की जरूरत है तो वो एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि इन दोनों की ज्वाइनिंग से ऐसा बनेगा। अब रिएक्टेंट से एटॉमिक फॉर्म में आने के लिए आपने सारे बॉन्ड्स ब्रेक किए, तो मैं बोलूंगा इस प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होगा? समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरी टाइप ऑफ द बॉन्ड पर पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। इस प्रोसेस में भी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरी टाइप ऑफ द बॉन्ड इन दिस रिएक्टेंट अगेन पॉजिटिव। लेकिन जब यहां के सारे एटम्स बन चुके हैं बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, अब उन एटम्स को ज्वाइन कर करके खूब सारे नए बॉन्ड्स बनेंगे ताकि प्रोडक्ट बने, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। तो अब मैं लिखूंगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीजेस विद नेगेटिव साइन समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरी टाइप विच इज पॉसिबल इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड इफ आई एड दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो फाइनली आप यहीं पे पहुंचे हो फ्रॉम इनिशियल स्टेज। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन will be summation of bond energy in the reactant with positive sign minus summation of bond energy of product negative sign। क्यों? क्योंकि formation of the bond takes place in the product formation, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे न्यूमेरिकली लूं, पहले मैं बिल्कुल एक इजी एग्जांपल से ले रहा हूं। Calculate delta H for the reaction C2H4 gas plus H2 gas gives C2H6 gas। मैं एक और चीज बोल दूं, थर्मो की शीट आइडियली मैं ये चाहूंगा कि आप 12th में जाने से पहले थर्मो, गैसियस और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 4 चैप्टर की पूरी शीट एपीएससी तक एंड तक कंप्लीट करके जाओ, ताकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो लाइक कि यार ये मेरी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है। जिन लोगों ने कर ली हुई है बहुत ही अच्छी बात है, बट आइडियली व्हाट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि थर्मो, गैसियस, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की टिल द एंड एपीएससी, एचएलपी, एनएसईसी सब कंप्लीट करके जाओ 12th तक, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब टारगेट रखो कि वो मुझे कंप्लीट करने अपने फाइनल जेई के शॉट में बैठने से पहले। थर्मो के जो सॉल्ट इलस्ट्रेशन है ना आपकी शीट में, वो बहुत अच्छे हैं, और आपकी पूरी शीट में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे जेई में बैठने के लिए हर वैरायटी को कवर करते हैं। मे बी जब आप फिजिक्स के थर्मो पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हो, पर वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में उस तरीके के नहीं पूछे जाते। केमिस्ट्री में थर्मो के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी शीट में हर वैरायटी कवर है। और इसके जो सॉल्ट इलस्ट्रेशन मैं इस वक्त ले रहा हूं, पेज नंबर 33 वाली सॉल्ट इलस्ट्रेशन, सॉल्ट इलस्ट्रेशन थर्मो के बहुत इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू इट। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पूछा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन डाटा में क्या क्या दिया? डाटा में दिया बॉन्ड एनर्जी
for carbon single bond carbon, bond energy for C double bond C, bond energy for CH, bond energy for HH, and this values is 336, 606, 410 and 431 in kilojoule per mole. तो आपने जब आपको बॉन्ड एनर्जी के डाटा मिल गए ना, तो आपका पहला काम क्या बनता है, आपको इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बताओ। जैसे C2H4, C2H4 इज इथीन, C2H6 which is ethane। अगर मुझे इथीन से इथेन बनाना तो रियलिटी में जो डेल्टा चाहिए दैट इज इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अगर आपको याद हो, 1 मोल सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करना और उसे फुली सैचुरेट बनाना, जो भी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होगी वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन है। पर आपको डाटा में बॉन्ड एनर्जी चाहिए एंड इट इज मेंशन गैस गैस गैस। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले इसको इसके अंदर C डबल बॉन्ड C तोड़ दो, CH सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, ताकि ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आ जाए। हाइड्रोजन H2 है, इसे बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसे एटॉमिक फॉर्म में ले आओ। जब ये सब एटॉमिक फॉर्म में आ गए, 2 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम अब मिलके वो कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि इन दोनों ने मिलके C सिंगल बॉन्ड C बनाना है, तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू C सिंगल बॉन्ड C। 6 CH बॉन्ड बनेंगे, तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 CH इंटू 6। क्योंकि ये जो डाटा दिया एनर्जी रिलीज का, ये 1 CH बॉन्ड बनाने के लिए, 1 मोल बॉन्ड बनाने के लिए, और आप कितने मोल बॉन्ड बना रहे हो, 6 मोल बॉन्ड बना रहे हो। यहां जब आपने इसे एटॉमिक फॉर्म में लेके आए, तो आपने C डबल बॉन्ड C ब्रेक किया गैस फेज में, तो एनर्जी वॉज रिक्वायर्ड, बॉन्ड एनर्जी फॉर C डबल बॉन्ड C वॉज रिक्वायर्ड, और ऐसा 1 मोल बॉन्ड ही था इंटू 1। और क्योंकि CH सिंगल बॉन्ड आपने 4 तोड़े, तो बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड इंटू 4। HH का एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल HH बॉन्ड। This much energy is required, but this much energy will be released. तो अब ये पूरे इन सारे रिएक्शंस का, सारे स्टेप्स का, this step, this step, this step, इन सबका टोटल डेल्टा ऐड कर लो, you will reach up to this stage। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, तो रिएक्टेंट्स के सारे एटम्स, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स they join to form a particular bond which is required, which is there existing in the molecule of the product. So overall reaction का delta H क्या कहलाएगा, this plus this plus this minus this minus this। आगे ये वैल्यूज आपको सारी दी। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपने किया, ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और यहां से आपने ये चेक करना है कि ओवरऑल डेल्टा H, ओवरऑल डेल्टा H पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, जब तक आप रिएक्टेंट की बातें कर रहे थे तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, तो बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी, तो एंडोथर्मिक है ये टर्म, प्लस प्लस प्लस। बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, जब तक तो आप रिएक्टेंट की बातें कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेकिंग की बातें कर रहे हो, साइन इज प्लस प्लस प्लस, एंडोथर्मिक, इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी।
पर जब बॉन्ड मेकिंग हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट स्पीशीज के अंदर जो बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी रिलीज। तो फॉर एवरी बॉन्ड विच एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट स्पीशीज, एनर्जी रिलीजेस के लिए नेगेटिव टर्म। सो ऑल पॉजिटिव टर्म्स फॉर रिएक्टेंट, all negative terms for the product, and summation of all this, total of all this is enthalpy of reaction. Right? This is very simple and very easy to understand. और ओवरऑल आप बता दोगे कि डेल्टा एच नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, तो आप बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक आएगी। आप डेल्टा एच कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म डोमिनेटिंग है इनसे। इसका मतलब बनने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टूटने वाले बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है। दे रिक्वायर लेस एनर्जी। मान लो ये एनर्जी सॉल्व करके मुझे नहीं पता कितनी आई, 432 आई सपोज, और ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये 700 समथिंग कुछ हो रही है। तो मैं कहूंगा इससे ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट के अंदर बनने वाले बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज विल बी मच मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वीक बॉन्ड। इससे आप ये भी बता सकते हो कि यहां का मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर बनने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज द मोस्ट जनरल क्वेश्चन जो डेल्टा एच के बेसिस पे पूछा जाता है। अब मान लेता हूं कि किसी केस में आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये जो रिएक्टेंट दिया है ना, वो गैस फेज में है ही नहीं, ये जो रिएक्टेंट दिया ये गैस फेज में नहीं है। Meg, you are connected now? Hello? Let me take another example. अब एक इसी तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 single bond CH double bond CH, and from the given data, and given data is bond energy of C single bond H, which is 413.38 kilojoule per mole. Bond energy of C single bond C is 347.69 kilojoule per mole. Bond energy of C double bond C is 615.05 kilojoule per mole. Enthalpy of sublimation of graphite 718.39 kilojoule per mole.
एंथैल्पी ऑफ, और एक आपको डाटा गिवन है H2 गैस टू 2H गैस, डेल्टा H है 435.97 किलो जूल पर। कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस टाइप का न्यूमेरिकल अपने पास बनता है। अब यहां पे आप देखो, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, और हीट ऑफ फॉर्मेशन में ये भी लिखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस दिस, और इसका नाम है आइसोप्रीन। नाम नहीं याद रखना, मैंने जस्ट इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है तो मेरा डेफिनेशन क्या है, फॉर विच रिएक्शन आई वांट टू कैलकुलेट डेल्टा एच। इसका 1 मोल बनाना है, पर किससे बनाऊं, इसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑब्वियसली एलिमेंट शुड बी टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट सॉलिड, और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस। तो बैलेंस दिस, कोफिशिएंट यहां लगाने पड़ेंगे, यहां के लिए कोफिशिएंट नहीं लगाना। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 3 5, 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन के लिए 4H। अब आपको इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं दिया, वही तो निकालना है। अगर कोई कह दे कि इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो, तो आप यही लिखोगे ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर आइसोप्रीन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन ग्रेफाइट प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये तो 0 0, ये मालूम नहीं, तो आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल ही नहीं सकते यूजिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट। पर आपको डाटा क्या दिए, बॉन्ड एनर्जी। अब आपने क्या मानना है कि पहले कार्बन को गैस फेज में लेके जाओ, हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि जब तक सारे ग्रेफाइट के अंदर के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके उसके गैस फॉर्म में एटम्स, क्योंकि एटम्स शुड एग्जिस्ट लाइक इंडिपेंडेंटली, दिस शुड नॉट हैव द बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। तो 5 मोल ग्रेफाइट में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 5 मोल ग्रेफाइट में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उन सब बॉन्ड्स को ब्रेक करके कार्बन को गैस फॉर्म में लाना है। तो बेसिकली मेरे लिए इसे गैस फॉर्म में लाना, that is just equivalent to, for this process, bond breaking which is required to convert carbon graphite into its gas form, its enthalpy of sublimation. Into coefficient 5। क्यों? क्योंकि ये डाटा 1 मोल ग्रेफाइट के लिए, और आप 5 मोल ग्रेफाइट ले लो। अब H2 को ब्रेक करना है एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो H2 से जब मैं 4 मोल लूंगा तो 8 मोल हाइड्रोजन एटम बनेंगे। तो ऐसे 4 मोल बॉन्ड ब्रेक करने आपको। एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक, कितनी, डेल्टा H फॉर बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन into 4, क्योंकि दिस वैल्यू इज गिवन फॉर 1 मोल बॉन्ड, और ये वैल्यू HH की यहां नहीं गिवन, यहां नहीं गिवन, यहां नहीं गिवन, यहां गिवन। ये देखो 1 मोल H2 ब्रेक करके 2 मोल एटम बनाना, दिस इज बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। आपको कभी रिएक्शन दिखी आ जाए तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या मैसेज दे रही है। 1 मोल मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में लिया, उसके लिए HH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा होगा, तभी ये बना। तो डेल्टा H इज 435 फॉर 1 मोल बॉन्ड ब्रेकेज, बट यू हैव टू ब्रेक 4 मोल बॉन्ड, तो इंटू 4।
आपको ये कह दे कि आपके पास 5 कार्बन के एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन के एटम, अब उनको इस पैटर्न में अरेंज भी करना है। इस पैटर्न में अरेंज करने का मतलब, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके देखूं, सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के और हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड ही है। तो अब आपको कौन कौन से बॉन्ड बनाने हैं? सी डबल बॉन्ड सी, 2 सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड बनाने। तो मैं बोलूंगा नाउ एनर्जी इज रिलीज्ड from when all these atoms combine to form the molecule, energy will be released -I, corresponding to bond energy for C double bond C. C double bond C बनाते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई? For 1 mole C double bond C, that is bond energy of for C double bond C. पर आप ऐसे कितने बॉन्ड बना रहे हो? एक और एक 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने इसका हिसाब कर लिया, इसका हिसाब कर लिया। अब एक सी सिंगल बॉन्ड सी भी बनाना, तो एक सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी गिवन। पर कितने बार बनाया सी सिंगल बॉन्ड सी? एक बार, इंटू 1। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक बार नहीं 2 बार है, ये भी देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इंटू 2। कोई बॉन्ड मिस नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां कोई टर्म हल्की सी आपकी मिसिंग होगी ना, कैलकुलेशन गलत, पूरा न्यूमेरिकल गलत। इसमें ध्यान रखना, सी सिंगल बॉन्ड सी 1, सी सिंगल बॉन्ड सी 2 है, सी डबल बॉन्ड सी 1, सी डबल बॉन्ड सी 2। 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनते हुए जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट हैज टू बी अकाउंटेड। एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन -I। अब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एनर्जी रिलीज, नेगेटिव साइन फॉर बॉन्ड एनर्जी फॉर कार्बन हाइड्रोजन इंटू 8 इज ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर आइसोप्रीन। अब इसमें आप देख लो, सब्लिमेशन आपको इसीलिए दिया जाएगा ताकि आप ये ध्यान से देख सको कि सॉलिड तो पहले गैस में कन्वर्जन करना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले एटम्स गैस फॉर्म में होने चाहिए। रियलिटी में नहीं हम ये ऐसा करते, एक्सपेरिमेंटली नहीं ऐसा कोई हो रहा, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच इट हैज बीन डिफाइंड टू बी डिफाइंड, दैट वी एज्यूम कि रिएक्शन के बॉन्ड्स ब्रेक होके गैसियस फॉर्म में एटम्स आए, फिर गैसियस एटम्स ने जुड़ के गैसियस मॉलिक्यूल बने। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपके सब्सटेंस की प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा गैस ही। अगर ये आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है जो स्टैंडर्ड स्टेट में गैस फॉर्म में नहीं है, उसका अभी मुझे बताना है आपको। पर ये मैंने एग्जांपल लिया, रिएक्टेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट किसी सॉलिड फॉर्म में, प्रोडक्ट गैस फॉर्म में, तो उस केस में आपको रिएक्टेंट के लिए सब्लिमेशन टर्म जोड़नी पड़ेगी। तो दिस प्लस दिस, डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू, दिस प्लस दिस minus this will be enthalpy of formation. I hope this is clear to all of you, right? कि बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना। So this is, here we are counting all the positive enthalpy term for the reactant because they are bond energy for the reactant, minus bond energy for all the product species. और यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसलिए अगर आपको ये लेंथी प्रोसेस लग रहा है, बियर विद दिस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छा एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने आपकी क्लास में डाउट में भेजा भी था, एक्सरसाइज 1
पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर E1। क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर सॉल्यूशन of AgCl solid in water, और ये गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर AgCl solid is -127, enthalpy of formation for silver positive ion which is 105.58, enthalpy of formation of Cl minus ion which is -167.55। मैं वैसे हैरान हूं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे, इसमें कुछ भी नहीं, डेफिनेशन लगानी थी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? 1 मोल सॉलिड में एक्सेस ऑफ वाटर डाल दो ताकि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना दे। और जब भी कभी कोई सॉल्ट आपने सॉल्यूशन फॉर्म में ले आए, डिसॉल्व फॉर्म में ले आए, इट विल एग्जिस्ट लाइक इट्स डिसोसिएटेड फॉर्म, इट विल एग्जिस्ट इन ए solution as its dissociated ion। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, तो उसमें क्या करना है? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये तीनों नंबर गिवन है। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कर दो, डेल्टा एच फॉर सोल्यूशन आ जाए। Okay, this question is pretty much well, exercise 2 part 1। ये पहले आप ट्राई करोगे। एवरेज एनर्जी required to break PP bond in P4 solid into gaseous atom is 53.2 kilocalorie per mole। Bond dissociation energy for H2 gas is 104.2 kilocalorie per mole। Enthalpy of formation of phosphine gas from P4 solid is 5.5 kilocalorie per mole। What is delta H for P gas plus H gas gives PHE। पहले खुद ट्राई करो और ये ध्यान से सुनना, हर इंग्लिश की लाइन की ध्यान से पढ़ के डेफिनेशन सोचनी है आपने। हर इंग्लिश की लाइन को प्रॉपरली पढ़ना है, वो क्या कहना चाह रही है, उसके लिए राइट द सुटेबल रिएक्शन एंड एग्जैक्टली सी व्हाट दैट लाइन वांट्स टू कन्वे द मैसेज।
थर्मो की सॉल्व इलस्ट्रेशन दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, उनको कभी इग्नोर नहीं करना। तो मेरी तरफ से आज आपका थर्मोकेमिस्ट्री खत्म है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम टुवर्ड द लास्ट चैप्टर। अतुल ने पूछा एस ब्लॉक। अतुल, यू डोंट नो अबाउट एस ब्लॉक? किस दुनिया में हो भाई? एस ब्लॉक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एस ब्लॉक रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, you all will be studying those chapters from the lectures रेजो सर पे मिल जाएंगे। Every element sublime? No, every element does not sublime, but we are making it to sublime. तो जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म, मेरी तरफ से सिलेबस खत्म हो जाए। आयनिक इक्विलिब्रियम मान के चलो 13 to 14 लेक्चर। क्या आपका आंसर आ गया इस सवाल का? सक्षम, फोकस ऑन द क्वेश्चन, बाकी चीजें बाद में। अभी तक मुझे सिर्फ अतुल का ही आंसर आया, बाकी किसी का नहीं। प्रत्यक्ष आंसर लुक्स फाइन, करेक्ट। 77.9, 76.9 पर माइनस में आना चाहिए, माइनस में। सेवेंटी 76.9 भी आ जाए तो भी ठीक है, 77.9 आ जाए तो भी ठीक है। आंसर रिपोर्टेड इज 76.9। अगर किसी का 77.9 आया, नॉट बैड आइडिया, नॉट बैड, इट्स परफेक्टली फाइन। लूसीफर सेट सर 75 आ रहा है, ओके फाइन, ठीक है। पर आंसर नेगेटिव में रिपोर्ट करोगे आप, क्योंकि जो मैंने पूछा है आपसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन है। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच मैं पूछ रहा हूं उसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन के गैसियस एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज की फॉर्म में होगा आंसर। ये नहीं शीट में सीधा देख के 76.9 कोई बोल दो। चलो देखो, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी पूछी है, क्योंकि ये देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को बैकवर्ड में देखूं तो मैं एक बॉन्ड ब्रेक करके एटम बना रहा हूं। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ पीएच, लेकिन बस फर्क इतना है, आई शुड से दिस इज नेगेटिव ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर पीएच, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब था 1 मोल पीएच बॉन्ड ब्रेक करके उसे गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना। और इस प्रोसेस के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड?
दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव एंडोथर्मिक। लेकिन मैंने यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन पूछी तो एनर्जी का साथ नेगेटिव साइन लगेगा एंथैल्पी वैल्यू पे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पीपी बॉन्ड इन P4 इनटू गैसियस। P4 से जब सारे बॉन्ड ब्रेक किए 4pp बॉन्ड बनाए, 4p एटम बनाए। P4 के P4 से अगर मैं ये सारे pp बॉन्ड ब्रेक कर दूं, उससे 4 फॉस्फोरस एटम ले आऊं, तो इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो हमने कितने pp बॉन्ड तोड़े? 6 pp बॉन्ड तोड़े इस प्रोसेस में। तो इस स्टेप में जो भी एनर्जी लगेगी 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी फॉर pp लगेगी, क्योंकि एक P4 से 4 फॉस्फोरस एटम तक आना दैट रिक्वायर बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर 6 बॉन्ड्स ऑफ pp। ये हमें पहली लाइन में गिवन है इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज 53.2 किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल किसका? पर मोल बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 53.2 किलो कैलोरी, तो 6 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 6 इंटू 53.2 किलो कैलोरी। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2। तो H2 से 2 हाइड्रोजन एटम बनाना, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। और H2 में तो 1 मोल बॉन्ड ही H बॉन्ड। अब क्या पूछा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PH3 फ्रॉम P4 सॉलिड, यानी कि PH3 का एक मॉलिक्यूल बनाना फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, elements in the standard state I should say, to form a 1 mole compound from its elements in standard state। लेकिन अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो यहाँ फॉस्फोरस के लिए यहाँ कोफिशिएंट 1/4 और हाइड्रोजन के लिए कोफिशिएंट 3/2। अब आपको इन्हीं डाटा को यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? अगर मुझे यहां से ब्रेक करके फॉस्फोरस के एटम तक ले आऊं सॉलिड टू गैस, तो मुझे एंथैल्पी ऑफ क्या सब्लिमेशन नहीं चाहिए थी? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये उन्होंने मुझे बोल दिया P4 सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड ही है। ये मेंशन कर दिया P4 सॉलिड टू फॉस्फोरस एटम इन गैसियस फॉर्म। क्लियर कट लिखा है, टू ब्रेक pp बॉन्ड इन P4 सॉलिड इनटू गैसियस एटम रिक्वायर्स 53.2 किलो कैलोरी। तो जितने भी ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किए हैं ये सॉलिड टू गैस फॉर्म में लाने के लिए किए, डायरेक्टली इंक्लूड करके सब कुछ बता दिया। 53.2 अगर 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ 6 बॉन्ड ब्रेक किए हम। लेकिन ये ध्यान रखो मुझे 1/4 मोल लेना है, तो जितना भी इस प्रोसेस का डेल्टा H है विच इज 6 टाइम्स 53.2 इंटू 1/4 करना पड़ेगा कोफिशिएंट, क्योंकि 1/4 मोल है, यानी कि 1 मोल P4 रिक्वायर्स टू ब्रेक 6 मोल बॉन्ड, बट 1/4 मोल P4 विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 6/4 मोल बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब हाइड्रोजन से ये डिसोसिएट होके 3 मोल एटम मिलेंगे, पर H2 में बॉन्ड ब्रेक करके एटम फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 104.2 किलो कैलोरी है फॉर 1 मोल हाइड्रोजन, बट यू हैव 3/2 मोल हाइड्रोजन। तो 3/2 मोल हाइड्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 104.2 इंटू 3/2। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एटम फॉर्म में आ गए। अब जब एटम फॉर्म में आ गए तो PH3 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो फॉस्फेन का,
तो फॉस्फेन के एक मोल में 3 पीएच बॉन्ड बन रहे हैं और 3 पीएच बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी जो रिलीज होगी दैट विल बी माइनस ऑफ 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी फॉर पीएच, और इनसे मिलके ही तो फॉस्फीन बनेगा। फॉर दिस ओवरऑल प्रोसेस enthalpy of formation given to you 5.5 kilocalorie. क्योंकि फॉस्फीन बनानी है फ्रॉम P4, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 5.5 किलो कैलोरी। तो अब आप देखो, आपको ये टर्म भी पता है, ये टर्म भी पता है, सिर्फ ये टर्म नहीं पता, बाकी पूरी इक्वेशन पता है। तो पीएच बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, यहां से सॉल्व करोगे तो 76.9 आएगा। पर उन्होंने हमसे जो पूछा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी पूछी। तो जब आप सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जो भी सॉल्व करके आएगा 76.9, ये ध्यान रखना वो बॉन्ड एनर्जी आप फॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट करोगे तो -76.9 पुट करो। तो पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला था, P4 सॉलिड से गैसियस एटम बनाओ, P4 सॉलिड से 4 मोल फॉस्फोरस एटम बनेंगे। पर इस काम को करने के लिए आपको 6 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, और अगर 1 मोल सॉलिड है तो उसमें 6 मोल बॉन्ड है, और ये एवरेज एनर्जी 1 बॉन्ड के लिए दी हुई है पर मोल बॉन्ड। तो 53.2 इंटू 6 किया। पर क्योंकि फॉस्फेन बनाते हैं P4 का कोएफिशिएंट 1/4 है, तो इस इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ P एटम 1 मोल आएगा जो हमें चाहिए, तो फिर इसे भी डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। फिर H2 से 2 हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए अगर 104.2 किलो कैलोरी चाहिए आपको, तो 3 मोल एटम चाहिए फॉस्फेन बनाने के लिए। तो इसे 3 बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस नंबर के साथ भी 3/2 फैक्टर ऐड ऑन होगा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्शन, तो प्लस प्लस टर्म्स। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलकर 3 पीएच बॉन्ड बनाएंगे। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी अगर 1 पीएच की हमें मालूम करनी है तो ऐसे 3 बॉन्ड बनाते वक्त 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीएच, एंड दैट विल बी ओवरऑल डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेन। वहां से आप पीएच की बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप आज ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे कल तक जरूर बताना, फिर मैं क्लास में करवाऊंगा। और मैं रियली चाहता हूं कि वो क्वेश्चन का क्रेडिट आपके पास जाए, मेरे पास ना जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, ये आपने सोचना। So with this, I am going to end up this class. Chapter is over. पर मैं नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी टर्म, हालांकि सिर्फ 15-20 मिनट की एक टर्म पढ़ाऊंगा। मैंने रेजोनेंस एनर्जी एक टर्म बतानी और रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करवाना। तो आइडियली मैं कहूंगा कि 99% चैप्टर खत्म हो गया, 1% रह गया। तो जो रेजोनेंस एनर्जी वाला टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मान के चलो हम नेक्स्ट क्लास से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे। गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।